Hi students. So in this video we are going to learn something new about your body as well as about plant's body. In the previous video we have learned, or we can say we had many questions. Okay, हम लोग ने पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे खुद को. अब उसका आंसर भी हम ढूंढेंगे और उसके आंसर जब ढूंढोगे तो वही तुम्हें तुम्हारे चैप्टर के रिलेटेड सब कुछ एक्सप्लेनेशन भी होगा. तो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, साइंटिस्ट के कुछ नाम, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में क्या क्या थियरीज दी है हमें. तो अगर हम बात करेंगे द फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन ग्रिगोर मेंडल. ओके, तो उन्होंने या उनका बर्थ देखने जाओगे तो इट वाज 1886. बट आफ्टर दैट व्हेन ही गॉट इनटू ऑल द थिंग्स, कि उनको जब क्वेश्चंस आने लगे, जब उन्होंने आंसर्स ढूंढना शुरू किया, तो उन्होंने अपने उस पूरे एरा में बहुत सारी चीजें बताई हमें. ठीक है, उनके बाद इन द ईयर 1901 देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड 1901. 1886 में वो किसका एरा था? मेंडल. ओके, उन्होंने हमें किसके बारे में बताया है? उन्होंने हमें जेनेटिक्स के बारे में बताया है. ठीक है, फिर 1901 में देयर वाज साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने हमें म्यूटेशन के बारे में बताया है. अब ये सब क्या है हम देखेंगे बाद में कि म्यूटेशन क्या होता है, उन्होंने क्या थियरी दी है, वो सब. फिर 1902 में देयर वाज अ साइंटिस्ट हु लाइक नेम्ड वॉल्टर एंड सटन. वॉल्टर एंड सटन, जिन्होंने हमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं या फिर वो क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं, इसके बारे में बताया है. फिर 1944 उस ईयर में देयर वर साइंटिस्ट जिन्होंने हमें डीएनए के बारे में बताया है. उन साइंटिस्ट का नाम है एवेरी, मैकल, मैकार्टी. मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही हूं, इट्स टू वास्ट. तो उन्होंने हमें डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में बताया है. ठीक है, फिर इन 1961 देयर वर टू साइंटिस्ट कॉल्ड जैकोब एंड मोनोड. इन्होंने हमें बताया है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में. तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है. इट इज जस्ट फॉर द रिविजन. तुमने ये सारे नाम सुने होंगे और अगर नहीं भी सुने हैं तो मैं अभी इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देती हूं तुम्हें. 1886 में मेंडल ने हमें बताया जेनेटिक्स के बारे में. क्या बताया मेंडल ने हमें? मेंडल ने हमें बताया है कि जीन्स क्या होते हैं. उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि वो जीन्स हैं. उन्होंने उस वर्ड जीन, ये वर्ड को उन्होंने नाम दिया था फैक्टर. उन्होंने ऐसे कहा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. मतलब उन्होंने ये कहा था कि पेरेंट्स से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ऑफस्प्रिंग मतलब स्मॉल चिल्ड्रंस या बेबीज में ट्रांसफर होते हैं. किसके थ्रू ट्रांसफर होंगे? तो कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके वजह से पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में कैरेक्टर्स पास होते हैं. ये उन्होंने बताया. तो उन्हें भी नहीं पता था कि ये फैक्टर है क्या. उन्होंने सिर्फ बोला कि कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. और इसी फैक्टर इस वर्ड को आगे जाकर साइंटिस्ट लोगों ने उसको नाम दिया एंड दैट नेम वाज जीन. देखो, जब मेंडल ये सब बोल रहे थे या ये सब उन्होंने थियरीज जब दी ना, उस टाइम पे किसी को ये भी नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है.
तो डीएनए भी नहीं किसी को पता था कि व्हाट इज डीएनए, वो नहीं पता था। फिर भी मेंडल ने इतना नॉलेज गेन कर लिया था इस सब चीजों के बारे में कि उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारे बॉडी में ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जिनकी वजह से कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में है वो बच्चों में मतलब ऑफस्प्रिंग्स में भी आते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। उसके कुछ सालों के बाद, मतलब वो उनका डेथ होने के कुछ सालों के बाद जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने ढूंढा कि वो होता है जीन, मतलब ही डीएनए होता है वो। मतलब जो मेंडल कह रहे थे उस टाइम पे दैट वाज करेक्ट। जो उन्होंने कहा था कि फैक्टर है, वो फैक्टर नहीं है, वो जीन है जो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जिसके वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अंडरस्टूड? फिर इन द ईयर 1901 ह्यूगो डी व्रीस करके साइंटिस्ट है जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया। अब हमें फैक्टर या जीन के बारे में तो पता चल गया था, बट म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द डीएनए और चेंज इन द जीन। जीन में चेंज होना या डीएनए में चेंज होना, उसे कहते हैं म्यूटेशन। तो वो हमें बताया ह्यूगो डी व्रीस ने। करेक्ट। अब 1902 में वॉल्टर सटन वो द साइंटिस्ट जिन्होंने क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर में भी है तुम्हें थोड़ा बहुत। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जिनसे डीएनए मतलब डीएनए की वजह से जो बनते हैं। सो यू कुड से दिस इज द क्रोमोसोम। ओके, ये क्रोमोसोम बना किसकी वजह से है? डीएनए की वजह से क्रोमोसोम बना है। बहुत सारा डीएनए जब कॉइल होता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है एक एक्स शेप स्ट्रक्चर और इसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये हमेशा अकेले नहीं होते हैं, जोड़ी में होते हैं। सो दे आर इन पेयर्स। तो ये बताने वाले कि क्रोमोसोम्स एक जोड़ी में होते हैं वो है वॉल्टर और सटन। फिर एवरी मैककार्टी, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। मतलब डीएनए ही ऐसा मटेरियल है जिसके वजह से कैरेक्टर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फिर 1961 में जैकोब और मोनोड करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो हमारे बॉडी में डीएनए है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है या सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। मतलब डीएनए ही प्रोटीन क्या करता है? बनाता है। ये हमें किसने बताया? जैकोब और मोनोड ने। उसका रेगुलेशन भी उन्होंने हमें बताया कि कैसे डीएनए या कोई जीन जो प्रोटीन बनाती है वो रेगुलेट भी करती है। तुम बोलोगे मैम इट्स टू कंफ्यूजन, क्या है ये रेगुलेशन? ठीक है, हम पहले थोड़े क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अभी हमने साइंटिस्ट लोगों के बारे में तो सीख लिया, ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा उनके काम के बारे में पता कर लिया है। अब आते हैं जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था। मैंने तुम्हें पूछा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी क्यों बनाती है, या फिर कौन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, या तो फिर ऐसे बोलो कि प्रोटीन का यूज क्या है हमारे बॉडी में। जैसे मैंने कहा था कि प्रोटीन तो हम बाहर से भी कंज्यूम करते हैं फूड के थ्रू, तो हमारी बॉडी को प्रोटीन बनाना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ओके, सो प्रोटीन क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एसेंशियल प्रोटीन मतलब क्या है? वेरी मच इंपॉर्टेंट। और नॉन एसेंशियल प्रोटीन, इसका मतलब क्या?
जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान से सुनो, पहले आंसर दो मुझे कि कौन से प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाती होगी। एसेंशियल प्रोटीन बनाती होगी या नॉन एसेंशियल प्रोटीन बनाती होगी? तुम्हें क्या लगता है? एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, नॉन एसेंशियल मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर दोगे तो क्या है? ऑफ कोर्स जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है वही हमारी बॉडी क्या करती होगी? बनाती होगी। करेक्ट? नहीं, हमारी बॉडी बनाती है नॉन एसेंशियल प्रोटीन। सो बॉडी मेक्स, क्या बॉडी बनाती है? नॉन एसेंशियल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वही बॉडी बनाती है। और इसीलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें फूड के थ्रू कंज्यूम करना पड़ता है। समझ में आया क्या बोल रही हूं? प्रोटीन दो टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, नॉन एसेंशियल मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूं। कहीं पर वो इंपॉर्टेंट होंगे, कहीं पर नहीं भी हो सकते, इसलिए नॉट सो इंपॉर्टेंट लिखा है। अब नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट है वो बॉडी ने क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बॉडी ने नहीं बनाना चाहिए। बट यहां पर उल्टा होता है, हमारी बॉडी ऐसे प्रोटीन्स बनाती है जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अंडरस्टूड? तुम बोलोगे फिर बॉडी क्या काम करती है? वो तो नॉन एसेंशियल प्रोटीन बना रही है, मतलब बॉडी इज फुल ऑफ डूइंग वेस्ट। नो, सब वेस्ट है बॉडी में। नहीं, नेचर ने भी हमें कुछ सोच समझकर बनाया है ना, भगवान ने, मतलब अभी साइंस के लैंग्वेज में भगवान नहीं होता है, नेचर होता है। तुम्हारे लिए भगवान ने भी हमें कुछ सोच समझ के बनाया है। नॉट सो इंपॉर्टेंट या नॉन एसेंशियल प्रोटीन ही बॉडी क्यों बनाती है? न्यूट्रिशन के हिसाब से, एनर्जी प्रोडक्शन के हिसाब से ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एनर्जी के अलावा हमारे बॉडी में यही प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम, अच्छा मैं कुछ बोल रही हूं, मेरे हाथ भी चल रहे साइमल्टेनियसली, मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है साइमल्टेनियसली, मैं तुम्हें देख भी रही हूं, तुमसे बात भी कर, सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। बॉडी हमेशा कोऑर्डिनेटेड वे में रहती है। जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूं उसके आंसर भी दे रहे हो, बैक ऑफ द माइंड तुम लोग ये भी सोच रहे हो कि और इस चैप्टर में क्या पढ़ाने वाली है मैम। करेक्ट? तो बहुत सारी चीजें चल रही है, उसी टाइम तुम नोट्स भी लिख रहे हो, बना भी रहे हो नोट्स। तो जब बॉडी इतने सारे काम एक साथ करती है तो वहां पर ये नॉन एसेंशियल प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। सिग्नल्स, तुम पढ़ रहे हो, अचानक से तुम्हें मूंगी काटी या मच्छर काटा तो तुम तुरंत ध्यान जाता है ना, बॉडी ने सिग्नल दिया ना तुम्हें, तो वो सिग्नल भी किसकी वजह से है? नॉन एसेंशियल प्रोटीन। अच्छा, तुम जो खाना खा रहे हो उसको तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम यही नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स करने वाले हैं। मतलब एसेंशियल प्रोटीन जो है, जो हमें एनर्जी देने वाला है, वो हम फूड के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। बट उस फूड में से एनर्जी को निकाल के बाहर हमारे बॉडी में डालना, वो काम कौन करता है? नॉन एसेंशियल। तो हम जो एनर्जी देने वाला है वो बॉडी के बाहर से, मतलब फूड के थ्रू खाते हैं, बट जो उस एनर्जी को खींच के हमारे बॉडी में पूरी तरह से व्हाट यू कैन से ढालने वाला है पूरा, वो कौन है? वो नॉन एसेंशियल। मतलब बैकबोन कौन है? नॉन एसेंशियल। ओके, तो वो हमारी बॉडी बनाती है। जैसे कोई भी तुम्हें बोलता है कि, या फिर तुम्हारे नेबर्स या फिर रिलेटिव्स, अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते तो वो क्या बोलते हैं?
बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, बट कभी कोई ये नहीं सोचता कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसा बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, करेक्ट ना? ओके, तुम्हारी भी मेहनत है फॉर श्योर, बट उनका कितना सैक्रिफाइस है उसके पीछे, करेक्ट? सो जैसे तुम एसेंशियल प्रोटीन हो क्योंकि तुम दिख रहे हो सब जगह, तुम पढ़ रहे हो, तुम अच्छे मार्क्स ला रहे हो, बट तुम्हें बनाने के लिए, इतना ऊपर उठाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये कुछ ऐसा रिलेशन है। तो बॉडी नॉन एसेंशियल प्रोटीन मतलब जो बैकबोन है वो बनाती है, बट एसेंशियल प्रोटीन हमें बाहर से लेना पड़ता है। समझ में आया? तो हमने इसका आंसर तो दे दिया कि जो प्रोटीन्स है वो क्यों बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो खाना आने वाला है उसमें से एनर्जी को निकाल कर हमें देना, वो नॉन एसेंशियल प्रोटीन काम करता है। ये बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, सिग्नल्स पास करना, ओके, वो सब नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स काम करता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स बनाता कौन है? बॉडी बनाती है, करेक्ट? बॉडी इज मेकिंग द प्रोटीन, बट क्या पूरी बॉडी थोड़ी काम करेगी? बॉडी में सेल्स होते हैं, तो सेल में भी कुछ तो ऐसा होगा जो ये प्रोटीन्स बनाता होगा, और वो है डीएनए। तो ये जो प्रोटीन्स है ये कौन बनाता है? ये जो प्रोटीन्स है ये बनाता है हमारा डीएनए। अंडरस्टूड? सो हमने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि क्यों प्रोटीन्स बॉडी बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि जो एसेंशियल है उनको अच्छे से एनर्जी प्रोडक्शन करने को मिले, बॉडी कोऑर्डिनेशन में चले, तो ये सारे काम करने चाहिए, तो इनको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स बॉडी बनाती है। कौन ये प्रोटीन्स बनाता है? एक्चुअल में डीएनए ये प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है वो प्रोटीन कैसे बनाता है? हाउ डज इट मेक द प्रोटीन? कैसे ये प्रोटीन्स बनते हैं, अब वो हमें देखना है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ सेल। डॉग्मा, यस, तुम लोग कुछ रियल मीनिंग मत लो, हाँ, उसका सेंट्रल डॉग्मा का मीनिंग क्या है? जब भी डीएनए प्रोटीन बनाता है ना, उस पूरे प्रोसेस को सेल में कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल प्रोसेस। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना साइंस वाले जरा पागल होते हैं, कुछ भी नाम रखते, कुछ भी ऐसा भी सीधा सीधा लिख सकते थे ना, सेंट्रल प्रोसेस, डॉग्मा इन क्यू। देखो एक्चुअली ऐसा अगर देखने जाओगे तो साइंस में जितने भी टर्म्स हैं वो या तो ग्रीक लैंग्वेज, ओके, या तो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ऐसा क्यों? इंग्लिश में क्यों नहीं लिखते हैं? ग्रीक लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, ओके, जिनका मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे इंग्लिश अगर बोलोगे तो इट इज़ वेरी लाइक, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे उसका मीनिंग्स भी चेंज हो जाता है, नए नए वर्ड्स आते हैं, कुछ वर्ड्स पुराने रहते हैं, कुछ वर्ड्स नए समझ में आते हैं। तो जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होता है तो हम उसका व्हाट यू कैन से वर्ड्स भी चेंज करते हैं। बट एज ग्रीक लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, मतलब उसके मीनिंग्स या उसके वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं, इसलिए ग्रीक लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं साइंस में या बायोलॉजी में। तो सेंट्रल डॉग्मा का मतलब है सेंट्रल प्रोसेस ऑफ द सेल। क्या प्रोसेस है? डीएनए से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस। सो जब भी डीएनए के वजह से प्रोटीन बनता है उसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। बट अभी डीएनए से प्रोटीन बनना है ना, वो क्या प्रोसेस है पूरा डिटेल में, वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए तुमने क्या पढ़ना है? साइंटिस्ट के नाम, व्हाई प्रोटीन्स, हु मेक्स द प्रोटीन, हाउ का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या क्या मैंने कहा है, ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने व्हाट यू कैन से काम किए हैं। कौन से काम किए हैं? मेंडल ने हमें फैक्टर, जीन या जेनेटिक्स के बारे में बताया है, ह्यूगो डी व्रीज ने हमें म्यूटेशन के बारे में बताया है, वॉल्टर सटन ने हमें क्रोमोसोम्स के बारे में बताया है, एवेरी मैकल मैकार्टी ने हमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है ये बताया है,
जैकब और मोनोड ने हमें प्रोटीन बनाती है हमारी बॉडी ये बताया है, या डीएनए प्रोटीन बनाता है ये बताया है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, नॉन एसेंशियल मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी नहीं दे रहे हैं, बट एनर्जी के अलावा सब कुछ काम तो यही कर रहे हैं, बराबर। तो इसलिए इन्हें नॉन एसेंशियल कहा गया है। बट हमारी बॉडी नॉन एसेंशियल बनाती है, एसेंशियल प्रोटीन्स नहीं बनाती। नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स बनाती है, लेकिन कौन बनाता है? डीएनए नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स बनाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल। मतलब मेन प्रोसेस ऑफ द सेल इज टू मेक प्रोटीन्स आउट ऑफ डीएनए। डीएनए से प्रोटीन्स बनाना, ये मेन प्रोसेस है, इसलिए उसे सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल कहते हैं। अंडरस्टूड? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये आंसर ढूंढेंगे कि कैसे डीएनए प्रोटीन्स बनाती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।